निवेदन करते हैं। मंच पर विराजमान गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, संसद में मेरे साथी श्रीमान CR पाटिल, गुजरात सरकार के मंत्रीगण, उद्योग जगत के सभी वरिष्ठ साथी, अन्य महानुभाव और यहां उपस्थित सभी मेरे परिवारजन, बीस साल पहले हमने एक छोटा सा बीज बोया था। आज वो इतना विशाल और बृहद वाइब्रेंट वटवृक्ष बन गया है। वाइब्रेंट गुजरात समिट के 20 साल पूरे होने पर आज आपके बीच आकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। मुझे याद है बरसों पहले मैंने एक बार कहा था, वाइब्रेंट गुजरात ये सिर्फ ब्रांडिंग का आयोजन भर नहीं है, बल्कि इससे बढ़कर बॉन्डिंग का आयोजन है। दुनिया के लिए ये सफल समिट एक ब्रांड हो सकती है, लेकिन मेरे लिए ये एक मजबूत बॉन्ड का प्रतीक है। ये वो बॉन्ड है जो मेरे और गुजरात के 7 करोड़ नागरिकों से उनके सामर्थ्य से जुड़ा हुआ है। ये वो बॉन्ड है जो मेरे लिए उनके असीम स्नेह पर आधारित है। साथियों, आज मुझे स्वामी विवेकानंद जी की भी एक बात याद आ रही है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि हर काम को 3 चरणों से गुजरना पड़ता है। पहले लोग उसका उपहास उड़ाते हैं, फिर उसका विरोध करते हैं और फिर उसे स्वीकार कर लेते हैं। और खासकर तब जब वो आइडिया उस समय से आगे का हो। 20 वर्ष एक लंबा कालखंड होता है। आज की जनरेशन के युवा साथियों को पता भी नहीं होगा कि 2001 में आए भीषण भूकंप के बाद गुजरात की स्थिति क्या थी। भूकंप से भी पहले गुजरात लंबे समय तक अकाल की भयंकर स्थिति से जूझ रहा था। इसके बाद जो भूकंप आया उसमें हजारों लोगों की मौत हो गई, लाखों लोग इससे प्रभावित हुए, उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। अकाल और भूकंप के अलावा उसी समय गुजरात में एक और बड़ी घटना हुई। माधवपुरा मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक कोलैप्स हो गया। इसकी वजह से 133 और कोऑपरेटिव बैंक में ये तूफान छा गया। पूरे गुजरात के आर्थिक जीवन में हाहाकार मचा हुआ था। एक तरह से गुजरात का फाइनेंशियल सेक्टर संकट में आ गया था।
उस समय मैं पहली बार विधायक बना था। मेरे लिए ये भूमिका भी नई थी। शासन चलाने का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन चुनौती बहुत बड़ी थी। इस बीच एक और घटना घट गई। गोधरा की हृदय विदारक घटना हुई और उसके बाद की परिस्थितियों में गुजरात हिंसा की आग में जल उठा। ऐसे विकट हाल की शायद किसी ने कल्पना की होगी। मुख्यमंत्री के तौर पर भले उस समय मेरे पास ज्यादा अनुभव नहीं था, लेकिन मेरा गुजरात पर, अपने गुजरात के लोगों पर अटूट भरोसा था। हालांकि जो लोग एजेंडा लेकर चलते हैं वो उस समय भी घटनाओं का अपने तरीके से एनालिसिस करने में जुटे हुए थे। ये कहा गया कि गुजरात से युवा, गुजरात से उद्योग, गुजरात से व्यापारी सब बाहर चले जाएंगे, पलायन कर जाएंगे और गुजरात तो ऐसा बर्बाद होगा, ऐसा बर्बाद होगा कि देश के लिए बहुत बड़ा बोझ बन जाएगा। दुनिया में गुजरात को बदनाम करने की साजिश रची गई। एक निराशा का माहौल खड़ा करने की कोशिश की गई। कहा गया कि गुजरात कभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। उस संकट में भी मैंने संकल्प लिया कि चाहे परिस्थितियां जैसी भी हो, गुजरात को इससे बाहर निकाल के ही रहूंगा। हम गुजरात के पुनर्निर्माण ही नहीं, बल्कि उसकी आगे की भी सोच रहे थे और इसका एक प्रमुख माध्यम हमने बनाया वाइब्रेंट गुजरात समिट को। एक गुजरात का आत्मविश्वास बढ़ाने और उसके जरिए विश्व से आंख मिलाकर बात करने का ये माध्यम बन गया। ये गुजरात सरकार की निर्णय प्रक्रिया और फोकस अप्रोच को पूरी दुनिया को दिखाने का एक माध्यम बना। ये गुजरात सहित भारत की औद्योगिक क्षमता को विश्व के समक्ष उजागर करने का माध्यम बना। ये भारत में मौजूद अलग अलग सेक्टर्स की असीमित संभावनाओं को दिखाने का माध्यम बना। ये भारत के टैलेंट को देश के भीतर उपयोग करने का माध्यम बना। ये भारत की दिव्यता, भव्यता और सांस्कृतिक विरासत को विश्व को दिखाने का एक और माध्यम बन गया। हमने कितनी बारीकी से काम किया उसका उदाहरण वाइब्रेंट गुजरात की टाइमिंग भी है। हमने वाइब्रेंट गुजरात तब जब किया जब गुजरात में नवरात्रि और गरबे की धूम रहती है। हमने इसे गुजरात के औद्योगिक विकास का पर्व बना दिया। साथियों, आज मैं आप सभी को एक और बात याद दिलाना चाहता हूं। 20 साल हो रहे हैं। हर तरह की खट्टी मीठी बातें याद आना बहुत स्वाभाविक है। आज दुनिया वाइब्रेंट गुजरात की सफलता देख रही है, लेकिन वाइब्रेंट गुजरात का आयोजन ऐसे माहौल में किया गया जब तब की केंद्र सरकार भी गुजरात के विकास को लेकर बेरुखी दिखाती थी। मैंने हमेशा ही कहा है कि गुजरात के विकास से देश का विकास, लेकिन उस समय केंद्र सरकार चलाने वाले गुजरात के विकास को भी
राजनीति से जोड़कर देखते थे। केंद्र सरकार के मंत्री तब वाइब्रेंट गुजरात समिट में आने से मना कर दिया करते थे। व्यक्तिगत रूप से तो मुझे बताते थे कि नहीं हम जरूर आएंगे। पता नहीं पीछे से डंडा चलता था, वो ना कर देते थे। सहयोग तो दूर की बात, वो रोड़े अटकाने में लगे रहते थे। विदेशी इन्वेस्टर्स को धमकाया जाता था कि गुजरात मत जाओ। इतना डराने के बाद भी विदेशी इन्वेस्टर्स गुजरात आए। जबकि यहां गुजरात में उन्हें कोई स्पेशल इंसेंटिव नहीं दिया जाता था। वो यहां आते थे क्योंकि उन्हें यहां गुड गवर्नेंस, फेयर गवर्नेंस, पॉलिसी ड्रिवन गवर्नेंस, इक्वल सिस्टम ऑफ ग्रोथ और ट्रांसपेरेंट सरकार का अनुभव रोजमर्रा की जिंदगी में आता था। आप कल्पना कर सकते हैं, जब वाइब्रेंट गुजरात की शुरुआत की गई थी तब गुजरात में बड़े बड़े होटल भी नहीं थे जहां पर इतने सारे विदेशी मेहमानों को रुकवाया जा सके। जब सारे सरकारी गेस्ट हाउस भी भर जाते थे तो हमारे सामने सवाल होता था कि अब बाकी लोग कहां ठहरेंगे। ऐसी स्थिति में बिजनेस हाउस को मैंने कहा, भाई जरा आपके कोई गेस्ट हाउस वगैरह है तो वो भी छोड़ दीजिए ताकि उनके काम आ जाए। यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस तक का हमने उपयोग किया। उनके गेस्ट हाउस में मेहमानों को रुकने का इंतजाम किया गया। कुछ लोगों को बड़ौदा भी ठहराना पड़ा। साथियों, मुझे याद है 2009 में जब वाइब्रेंट गुजरात का आयोजन किया गया तब पूरी दुनिया में मंदी का माहौल था, मंदी की चपेट में दुनिया थी और सबने मुझे बताया, हमारे अफसर भी मुझे बता रहे थे कि साहब इस बार वाइब्रेंट गुजरात स्थगित कर दीजिए, ये फ्लॉप हो जाएगा, कोई नहीं आएगा। लेकिन मैंने उस समय भी कहा, जी नहीं, ये रुकेगा नहीं, ये होगा। अगर विफल हुआ तो आलोचना होगी और क्या होगा, लेकिन आदत छूटनी नहीं चाहिए। और तब भी वाइब्रेंट गुजरात समिट ने, पूरा विश्व मंदी के दौर में था, लेकिन 2009 के वाइब्रेंट समिट में सफलता का एक और नया अध्याय जुड़ गया। साथियों, वाइब्रेंट गुजरात की सफलता इसकी विकास यात्रा से भी समझी जा सकती है। 2003 में इस समिट से कुछ 100 पार्टिसिपेंट्स और डेलीगेट जुड़े थे। बहुत छोटा सा कार्यक्रम था। आज 40,000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स और डेलीगेट्स इस समिट में हिस्सा लेने के लिए आना शुरू हुए हैं। 2003 में इस समिट में सिर्फ गिनती भर देशों का पार्टिसिपेशन था। आज 135 देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। 2003 में इस समिट की शुरुआत में 30 के आसपास एग्जीबिटर्स आए थे। अब 2000 से अधिक एग्जीबिटर्स इस समिट में आते हैं। साथियों, वाइब्रेंट गुजरात की सफलता के पीछे कई स्पेसिफिक रीजंस हैं। इसकी सफलता में आइडिया, इमेजिनेशन और इम्प्लीमेंटेशन जैसे कोर एलिमेंट शामिल है। अगर मैं आइडिया की बात करूं तो वाइब्रेंट गुजरात एक ऐसा यूनिक कंसेप्ट था जिसके बारे में भारत में कम ही लोगों ने सुना था।
लेकिन समय के साथ मिली सफलता से लोगों को इसका महत्व समझ आया। कुछ समय बाद दूसरे राज्यों ने भी अपनी तरह के बिजनेस एंड इन्वेस्टर समिट का आयोजन शुरू कर दिया। एक और अहम फैक्टर है इमेजिनेशन। हमने अलग तरह से सोचने का साहस दिखाया। हम उन दिनों प्रदेश के स्तर पर ही कुछ बहुत बड़ा सोच रहे थे, कुछ ऐसा जो देश के स्तर पर भी न हो पाया हो। हमने एक देश को अपना पार्टनर कंट्री बनाने का साहस दिखाया और डेवलप कंट्री को एक छोटा राज्य दुनिया के एक डेवलप कंट्री को पार्टनर कंट्री बना दे, ये सोच भी आज थोड़ा लगता हो। उस समय जरा कल्पना कीजिए क्या हुआ होगा, लेकिन कर लिया। देश के किसी अकेले राज्य के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। साथियों, आइडिया और इमेजिनेशन कितने भी अच्छे हो, लेकिन इनके लिए पूरे सिस्टम को मोबिलाइज करना और रिजल्ट्स डिलीवर करना बहुत महत्वपूर्ण है। एक ऐसा काम है जिसके लिए बड़ी प्लानिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग में निवेश, हर डिटेल पर नजर और अथक परिश्रम की जरूरत होती है ताकि इस स्केल का आयोजन हो सके। मैंने पहले भी कहा है, सेम ऑफिसर्स, सेम रिसोर्सेज और सेम रेगुलेशंस के साथ हमने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं था। साथियों, वाइब्रेंट गुजरात समिट की एक और पहचान नोट करने वाली है। आज वाइब्रेंट गुजरात वन टाइम इवेंट से एक इंस्टीट्यूशन बन गया है जिसका सिस्टम और प्रोसेस सरकार के भीतर और सरकार के बाहर साल भर स्वतः चलता रहता है। चीफ मिनिस्टर्स बदले, करीब करीब पुराने लीडिंग ऑफिसर तो सारे के सारे रिटायर्ड हो गए। जो 2001 में पहली बार गुजरात आए होंगे ऐसे अफसर आज गुजरात संभाल रहे हैं, सीनियर हो गए हैं। समय बदला, लेकिन एक चीज नहीं बदली। हर बार वाइब्रेंट गुजरात सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचता रहा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने प्रोसेस को संस्थागत बना दिया। इस सफलता की जो कंसिस्टेंसी है, उसके लिए यही ताकत इसका आधार है। और इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी वैसे ही बल दिया। कहां कभी टागोर हॉल में कार्यक्रम होता था, फिर कभी यहां साइंस सिटी में ही तंबू लगा करके कार्यक्रम किया था, और आज महात्मा मंदिर बन गया। साथियों, जिस भावना के साथ हमने वाइब्रेंट गुजरात समिट को आगे बढ़ाया, वैसा आमतौर पर हमारे देश में बहुत कम देखने को मिलता है। हम ये समिट करते थे तो गुजरात में, लेकिन हम इसके जरिए हर राज्य को लाभ पहुंचाना चाहते थे। बहुत कम लोग हैं जो हमारी सोच को आज भी समझ पाए हो। वो अपने एक दायरे में सिकुड़ करके बैठे हुए हैं। एक गुजरात का मुख्यमंत्री उस समय देश के मुख्यमंत्रियों को आग्रह करता था कि समिट हो रही है, आप भी अपना झंडा गाड़िए, आप भी अपना स्टॉल लगाइए, आप भी सेमिनार कीजिए। वाइब्रेंट गुजरात समिट में दूसरे राज्यों को भी शामिल होने के लिए अवसर दिया जाता था। हमने राज्यों को इनवाइट किया था, आप भी आइए, अपनी शक्ति इसमें लगाइए, फायदा उठाइए। हमने स्टेट सेमिनार का आयोजन किया जिसमें कई राज्य आते थे, और वाइब्रेंट समिट के दरमियान कहीं पर उड़ीसा का समिट चल रहा है, कहीं तेलुगु समिट चल रहा है,
कहीं पर हरियाणा जम्मू कश्मीर का समिट चल रहा है। इसके अलावा गुजरात में आयुर्वेद का एक पूरे देश का समिट, प्रोग्रेसिव फार्मर्स का एक बहुत बड़ा समिट, ऑल इंडिया लॉयर समिट, ऐसे भांति भांति के वर्टिकल्स, इसका भी ताना बाना हम लगातार बनाते जाते थे। हम गुजरात का विकास भी नेशनल विजन के तहत कर रहे थे। साथियों, 20वीं शताब्दी में हमारा गुजरात, हमारी पहचान क्या थी? हम एक ट्रेडर स्टेट के रूप में जाने जाते थे। एक जगह से लेते थे, दूसरी जगह पे देते थे, बीच में जो भी दलाली मिले उससे गुजारा करते थे। ये हमारी छवि थी। लेकिन 20वीं सदी की उस छवि को छोड़ करके 21वीं सदी में गुजरात ट्रेड के साथ एक एग्रीकल्चर पावर हाउस बना, एक फाइनेंशियल हब बना और एक इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के रूप में उसकी एक नई पहचान बन गई। इसके अलावा गुजरात की ट्रेड बेस्ड रेपुटेशन भी काफी मजबूत हुई। इन सभी के पीछे वाइब्रेंट गुजरात जैसे आयोजनों की सफलता है, जो आइडिया, इनोवेशन और इंडस्ट्रीज के इंक्यूबेटर की तरह काम कर रहा है। हमारे पास पिछले 20 वर्षों के हजारों सक्सेस स्टोरीज और केस स्टडीज है। इफेक्टिव पॉलिसी मेकिंग और एफिशिएंट प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन से यह संभव हो सकता है। टेक्सटाइल और एपरल इंडस्ट्रीज के इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण हमारा एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड बन रहा है। बीते 2 दशकों में हम अलग अलग सेक्टर्स में नए मुकाम तक पहुंचे हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में 2001 की तुलना में हमारा निवेश करीब 9 गुना बढ़ा है। हमारे मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में 12 गुना बढ़ोतरी हुई है। केमिकल सेक्टर में गुजरात देश और दुनिया की तमाम कंपनियों की पसंद बन गया है। आज भारत की डाइस एंड इंटरमीडिएट मैन्युफैक्चरिंग में गुजरात का योगदान करीब 75% है। एग्रो और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री निवेश में गुजरात का हिस्सा देश में सबसे अधिक है। आज गुजरात में 30,000 से अधिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स काम कर रहे हैं। फार्मा सेक्टर में गुजरात एक इनोवेशन ड्रिवन, नॉलेज फोकस फार्मा इंडस्ट्री के रूप में उभर रहा है। मेडिकल डिवाइसेज मैन्युफैक्चरिंग में 50% से ज्यादा और कार्डियक स्टेंट्स मैन्युफैक्चरिंग में करीब 80% हिस्सा गुजरात का ही है। जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री में तो गुजरात की सफलता अद्भुत है। पूरी दुनिया के प्रोसेस डायमंड्स का 70% से ज्यादा हिस्सा गुजरात का है। भारत के डायमंड एक्सपोर्ट्स में गुजरात का योगदान 80% है। सिरामिक सेक्टर की बात करें तो गुजरात का मोरबी क्षेत्र अकेले ही देश के सिरामिक मार्केट में 90% शेयर रखता है। यहीं पर सिरामिक टाइल्स, सैनिटरी वेयर और अलग अलग सिरामिक प्रोडक्ट्स की करीब 10,000 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। गुजरात भारत में टॉप एक्सपोर्टर भी है। पिछले साल राज्य ने करीब $2 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था। आने वाले समय में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़ा सेक्टर होगा। साथियों, हमने वाइब्रेंट गुजरात की शुरुआत की तो हमारा इंटेंशन था कि राज्य देश की तरक्की का ग्रोथ इंजन बने। समझ आया मैं क्या कर रहा हूं? जब हम यहां काम कर रहे थे तब हमारी कल्पना थी, हमारी सोच थी कि गुजरात देश का ग्रोथ इंजन बने।
चलिए, थोड़े लोगों को समझ आया। देश ने इस परिकल्पना को हकीकत बनते देखा है। 2014 में जब हमें देश की सेवा करने का अवसर दिया तो हमारा लक्ष्य भी विस्तार हुआ और हमारा लक्ष्य था कि भारत दुनिया का ग्रोथ इंजन बने। आज अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां, एक्सपर्ट्स इसी सूर में बात कर रहे हैं। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है। अब हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां भारत ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस बनने जा रहा है। अब भारत को दुनिया की, और ये मेरी आपको भी गारंटी है, आप अपनी आंखों के सामने देखेंगे कुछ ही वर्षों में भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में होगा। ये मोदी की गारंटी है। इसलिए मैं यहां मौजूद मेहमानों से, भारत के उद्योग जगत से एक अपील भी करना चाहता हूं। आप सभी ऐसे सेक्टर्स के बारे में सोचें जहां पर भारत अपनी नई संभावना बना सकता हो या अपनी स्थिति को और बेहतर कर सकता हो। हमें यह भी सोचना होगा कि वाइब्रेंट गुजरात कैसे इस मिशन को मोमेंटम दे सकता है। जैसे भारत आज दुनिया में सस्टेनेबिलिटी के लिए उस विषय में आज विश्व का नेतृत्व कर रहा है, लीड कर रहा है। हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम को कैसे इस समिट से ज्यादा लाभ मिले, हमें ये भी सोचना होगा। आज एग्रीटेक एक उभरता हुआ क्षेत्र है। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को तेजी से विस्तार हो रहा है। श्री अन्न के बढ़ते उपयोग से हमारा जो मिलेट्स है वो आज दुनिया के बड़े बड़े भोजन समारंभ में डाइनिंग टेबल पर उसकी जगह बन गई है। श्री अन्न के उपयोग से नए अवसर तैयार हो रहे हैं। प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, उसमें बदलाव और ग्लोबल मार्केट तक पहुंचना होने की संभावनाएं बहुत नए मौके लेकर के आई है। आज के डीपली कनेक्टेड वर्ल्ड में फाइनेंशियल कोऑपरेशन के इंस्टीट्यूशंस की जरूरत तेजी से बढ़ रही है। गुजरात के पास पहले से ही गिफ्ट सिटी है जिसकी प्रासंगिकता हर दिन बढ़ रही है। गिफ्ट सिटी में हमारे होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच का प्रतिबिंब दिखता है। यहां केंद्र, राज्य और आईएफएससी अथॉरिटी मिलकर काम करते हैं ताकि दुनिया का बेस्ट रेगुलेटरी एनवायरनमेंट तैयार हो। हमें इसे ग्लोबली कॉम्पिटिटिव फाइनेंशियल मार्केट प्लेस बनाने का प्रयास तेज करना चाहिए। इसके लिए हम अपने लार्ज डोमेस्टिक डिमांड का फायदा उठा सकते हैं। वाइब्रेंट गुजरात के सामने ये लक्ष्य है कि वो कैसे गिफ्ट सिटी को और सशक्त करे ताकि इसकी ग्लोबल प्रेजेंस बढ़े। साथियों, वाइब्रेंट गुजरात की सफलता की चर्चा के बीच मैं ये भी कहूंगा कि रुकने का समय नहीं है। पिछले 20 वर्षों से अगले 20 वर्ष ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब वाइब्रेंट गुजरात के 40 साल पूरे होंगे, वो भारत अपनी स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष के निकट पहुंचा होगा।
यही समय है जब भारत को एक ऐसा रोड मैप बनाना होगा जो उसे 2047 तक एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में हम उसको दुनिया के सामने प्रस्थापित करें। मुझे विश्वास है आप सभी भी इसी दिशा में जरूर कदम उठाएंगे, जरूर आगे आएंगे। अभी वाइब्रेंट समिट तो जनवरी में होने वाली है। राज्य सरकार और यहां के उद्योग जगत के साथी पूरी ताकत से लगे ही भी होंगे, लेकिन मेरे लिए खुशी की बात है कि आज जब आपने मुझे बुलाया तो मैं भी 20 साल छोटा हो गया और पुरानी उस यादों में खो गया। उस भयंकर दिवसों से गुजरात को कैसे निकाला है और आज कहां पहुंचा है। जीवन में इससे बड़ा संतोष क्या हो सकता है दोस्तों। मैं फिर एक बार इस 20 साल को याद करने के लिए गुजरात सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे आपके बीच आकर के पुराने दिनों को स्मरण करने का अवसर दिया, मैं बहुत बहुत आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।